हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स चैप्टर 2। ओके, अब हमने अभी बात की थी प्लांट्स की। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं पर एनिमल्स नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें एक लायन की, एक लायन जो है वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता है। अगर हम फूड चेन को देखें तो एक लायन जो है वो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है। मीन्स एक तरीके से वो क्या खाता है, वो कोई भी एनिमल या फिर डियर खाता है। और डियर क्या डिपेंडेंट रहता है, ग्रास पे। तो हम ये कह सकते हैं कि डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है और लायन डियर पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर डियर की संख्या में कमी आ जाए, अगर जंगल में डियर्स की मात्रा कम हो जाए तो लायन भूखे होके मर जाएंगे। और या फिर हम ये कहें कि ग्रास की संख्या कम होगी तो डियर भी कम होंगे, और डियर कम होंगे तो लायन भी कम होंगे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सभी जानवर, जितने भी जानवर हैं, वो खाना तो खुद नहीं बना सकते, पर वो क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, खाने के लिए प्लांट्स पे। चाहे वो डायरेक्टली हो जैसे हमारा डियर, चाहे वो इनडायरेक्टली हो जैसे हमारा लायन है। अब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उनको हम बोल देते हैं क्या, हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोल देते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। यही जो खाना बनाने का इनका प्रोसेस होता है, मींस जैसा ये खाना टेक करते हैं उसको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसी खाने के कैटेगरी में, मींस कौन जानवर कैसा खाना खाता है, उसके बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा हर्बीवोर, जो कि क्या खाते हैं, जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए डायरेक्टली। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये इनडायरेक्टली होते हैं, मींस ये फ्लैश खाते हैं, मींस किसी भी जानवर का मांस खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ये दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स और उसको दोनों ही ये कंज्यूम करते हैं, दोनों ही खाते हैं। ठीक, ये 3 कैटेगरीज हमारे नेचर में पाई जाती है। ठीक, अब कोई भी जानवर ना एक तरीके का खाना खाता है ना एक तरीके से खाना खाता है। सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी का एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे एक बी है, एक मधुमक्खी है, तो वो क्या अलग अलग फूलों पे जाके बैठ के उसका क्या रस चूसती है। तो क्या करती है, अलग अलग फूलों पे बैठ के रस जो चूस रही है, तो उसका मोड ऑफ फीडिंग कैसे, किस तरीके से खाना खा रही है। अब पानी आप पीते हो ना कि चबाते हो, ठीक, तो बी यहाँ क्या कर रही है, सक कर रही है, चूस के अपना खाना ले रही है, तो उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाएगा, सकिंग। कोई भी स्नेक है, वो रैट को क्या कर रहा है, वो रैट को निगल रहा है, तो वो खाना कैसे ले रहा है, वो निगल के खाना ले रहा है। ठीक, हाउस फ्लाई है, वो क्या कर रही है, वो जो सड़ा गला कचरा है उसको गला के अच्छे से अपना खाना ले रही है। ठीक, उसको सड़ा के फिर अपना खाना ले रही है, तो वो खाना कैसे ले रही है, सड़ा के, ब्रू करके। ठीक, आंट्स हैं, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, आपके एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल्स होंगे। आंट्स क्या करती हैं, वो इकट्ठा करके सामान फिर खाते हैं। ठीक, ये तो अलग अलग कुछ तरीके होते हैं जिससे एनिमल्स अपना फूड लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हम ह्यूमंस की अगर पे आए। अब देखो, ये खाना तो बना नहीं सकते। अगर हम एनिमल्स की बात करें, किसकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या करते हैं, कैन नॉट मेक देयर फूड। अपना खाना तो बना नहीं सकते, कैन नॉट मेक देयर फूड, खाना तो ये बना नहीं सकती। पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, मीन्स ये खाना कैसे पचाते हैं, हाउ दे डाइजेस्ट। एक तरीके से हम कहें तो हमारा खाना जो मुंह में जाता है उसके बाद क्या होता है प्रोसेस। ठीक, क्योंकि एनिमल्स में सिर्फ जानवर ये नहीं आते कि चिड़िया, गाय, भैंस, ये सभी एनिमल्स होते हैं। एक्चुअली साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को भी कहाँ डाला गया है, ह्यूमंस को भी डाला गया है एनिमल्स की कैटेगरीज में। ठीक, तो ह्यूमंस आर ऑल्सो एन एनिमल। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि डाइजेशन कैसे होता है। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस,
ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेते हैं? माउथ से, जिसको हम तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेते हैं? माउथ से, ठीक। और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो फाइनली जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जितना हमने खाया है सब हमारी बॉडी को लग जाए, कुछ उसमें से वेस्ट भी होगा, कुछ बेकार भी होगा, जो हमारी बॉडी उसको निकाल देती है, ठीक। अब अगर सिंपल हम साइंटिफिक भाषा में बात करें, यही सेम चीज़ अगर हम बोलें तो फूड हमारा पास होता है ओरल कैविटी से और डेफिकेट होता है एनस से। चलो अब इसी को समझो, ह्यूमंस क्या करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, फूड कहाँ से पास होता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब फूड कहाँ से लेते हैं हम लोग? माउथ से। तो माउथ को ही क्या बोल दिया जाता है? ओरल कैविटी बोल दिया जाता है। और डेफिकेट होता है एनस से, ये होता है एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड एनस, ठीक। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टिव पार्ट रहता है वो आउट हो जाता है। अभी इतना इजी, इतना सरल प्रोसेस तो है नहीं कि मुंह में खाना गया और फिर तुरंत ही डाइजेशन भी हो गया, सब हो गया, हमारी बॉडी को खाना लग भी गया और जो रिमूवल है अनडाइजेस्टेड फूड है उसका निकल भी गया, सब नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स लगते हैं। मेनली अगर बात करें तो इसमें कितने स्टेप्स लगते हैं? इसमें लगते हैं 5 स्टेप्स। और ये 5 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले खाना हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। खाना खाने को इंजेशन बोला जाता है। और यही इंजेशन जो होता है हमारा, जैसे वेट, क्या खाना हम लोग खाते हैं, रेफर्स टू इनटेक ऑफ फूड, मीन्स खाना खाने को ही क्या बोल दिया जाता है? इंजेशन बोल दिया जाता है। आप खाना खा रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? इंजेशन। अब फिर क्या होगा? उस खाने का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जितना आपने खाया है खाना उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन। अब इतना पूरा आप पूरी रोटी खा रहे हो, ये पूरी रोटी हमारी बॉडी क्या करती है? एक तरीके से उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाती है, उसको क्या करना होगा? उसको अच्छे से तोड़ना होगा, फिर उसको क्या बनाना होगा? एक सिंपल सब्सटेंस बनाना होगा। फिर उसमें से क्या लेगी वो? फिर उसमें से वो अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? उसमें से ही वो अपने न्यूट्रिएंट्स निकाल पाएगी, ठीक। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आगे थोड़ा और इसको ब्रॉड पढ़ेंगे। कुछ और प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन हो गया। क्या? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन मतलब जो खाना आप खाया है वो डाइजेस्ट हो गया अच्छे से, ठीक। अब अच्छे से वो डाइजेस्ट हो गया, अब यही क्या होगा? हमारे जो बॉडी में ब्लड पाया जाता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, वेट, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, जो ब्लड पाया जाता है, अब यही ब्लड क्या करेगा? इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इसको क्या कर लेगा? सोख लेगा, और फिर इसको पहुंचाएगा हमारे बॉडी के सेल्स के पास, बॉडी के सेल्स के पास पहुंचाएगा, ठीक। इनके पास, बॉडी के सेल्स के पास। अब ये सेल्स क्या करेंगे? ये सेल्स इसमें से हमें क्या देंगे? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यही हमारी सेल हमारी क्या होती है? सबसे छोटा पार्ट होता है बॉडी का, हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की, ठीक। पार्ट नहीं बोलेंगे। तो जो ब्लड जब अब्जॉर्ब करती है, इसको ब्लड अब्जॉर्ब करती है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोल दिया जाता है। और जब यही ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देती है यही खाना अलग अलग सेल्स को बॉडी में, उसको एसिमिलेशन बोल दिया जाता है। अब इतना तो हो गया डाइजेस्टेड फूड की कहानी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसी बाहर निकलने के प्रोसेस को ईजेशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ईजेशन। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी और समझेंगे। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ जहाँ आए वहाँ, मतलब समझ लो क्या किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल बेसिकली क्या होता है? नाला, एक टाइप का नाला, मतलब एक तरीके का कैनाल मानो, जो होता नहीं है समुद्र में कैनाल बनते हैं, ठीक। तो एक ऐसी कैनाल जो शुरू हो रही है माउथ से शुरू होकर जो एनस तक जा रही है,
या फिर एक ऐसा रास्ता जो माउथ से शुरू होके एनस पे जाके ख़त्म होता है, वो क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव रास्ता होता है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें हमारा माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है। बेसिकली ये दोनों पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के ही अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब इन्हीं में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? ठीक, अब ग्लैंड्स ऐसे कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के, ऐसे वो होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एंजाइम या फिर जूसेस। क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स और जूसेस। सिक्रीट का मतलब होता है, सिक्रीट मतलब वो कुछ रिलीज करते हैं। सिक्रीट मतलब रिलीज करना। ठीक, सिक्रीट मतलब रिलीज करते हैं एंजाइम, मतलब अपने अंदर से निकालते हैं एंजाइम्स और जूसेस। अब जूसेस तो हो गया, जूसेस समझ में आ रहा होगा सबको कि जूस टाइप का कुछ निकालते होंगे, जैसे कि बॉडी में ब्लड है तो ब्लड एक लिक्विड है तो उस टाइप का कुछ जूस निकालते होंगे। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम मतलब जहाँ जहाँ वर्ड आए उसका मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही है। ठीक, जो कि लिक्विड ही होगा। ठीक, जो कि लिक्विड टाइप में ही होगा। ठीक, ये एंजाइम्स की बात हो गई। ठीक, ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस। ठीक, अब इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम माउथ या फिर बकल कैविटी की। ठीक, सबसे पहले हमारे माउथ में आ जाता है माउथ में आ जाता है कह रहा हूँ, सबसे पहले हमारे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आ जाता है। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं और हमारे इंजेक्शन करते हैं। हमारे माउथ, अब मुंह खोलोगे तो कुछ ना कुछ तो दिखता है आपको। क्या दिखता है? आपके टीथ दिखते हैं, टंग दिखता है, हाँ, और मुंह में एक लिक्विड भी रहता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। ठीक, मुंह में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। अब ये सलाइवा क्या करता है? ये स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। किसके डाइजेशन में? स्टार्च में। सलाइवा ये भी एक जूस या फिर एंजाइम है। अब आपने कहा था कि जूस और एंजाइम क्या होगा? ये सिक्रीट होंगे कहाँ से? ग्लैंड से। ठीक, तो यहाँ भी क्या कोई ग्लैंड प्रेजेंट रहता है? तो हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं कौन से ग्लैंड? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मदद करते हैं सलाइवा रिलीज करने में। और ये सलाइवा किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। अब एक ही बार में तो सब चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी कि एक ही जगह पे पहुंचा। मैंने बताया नहीं, ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मुंह में गया तो सीधे स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? स्टार्च, जो कि किस में पाया जाता है? राइस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइस में। ठीक, तो ये क्या होगा? एक एंजाइम है सलाइवा, जो कि रिलीज़ करता है कौन? सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ करता है माउथ से। अब माउथ में आए हैं तो माउथ के कुछ पार्ट्स के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे। सबसे पहले दांतों के बारे में जान लेते हैं, टीथ के बारे में। अब ये टीथ हमारी मदद करता है किसमें? खाना चबाने की। और टीथ हमारे एक सेट में नहीं आते, ये 2 सेट में आते हैं। कैसे? 2 सेट में। एक आते हैं हमारे मिल्क टीथ और एक आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। क्या आते हैं? एक मिल्क टीथ आते हैं और एक आते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो कि 6 से 8 साल तक के बच्चे के ये झड़ जाते हैं। मीन्स जो आपके बचपन में आए होते हैं 1-2 साल में, और उसके बाद 6 से 8 साल में आपके वो दांत क्या कहते हैं? गिर जाते हैं। फिर आपके जो नए दांत आते हैं और जो बुढ़ापे तक रहते हैं उनको परमानेंट टीथ बोल दिया जाता है। ठीक, कौन से दांत? ऐसे दांत जो वो रिप्लेस किए जाते हैं किसके यहाँ? मिल्क टीथ। अब यहाँ पे गिर गए हैं तो आप बिना दांत के तो रहोगे नहीं, खाना कैसे चबाओगे? तो क्या होता है? यहाँ पे नए दांत आते हैं इनकी जगह पे,
और वो पूरे लाइफ में रहते हैं। और कब गिरते हैं? बेसिकली ओल्ड टाइम में ही गिरते हैं, बूढ़े हो जाते हैं लोग। तो ठीक, अब सब दांत एक जैसा नहीं होता और सब दांत का फंक्शन एक नहीं होता। ठीक, कोई दांत ऐसे करके रहता है, कोई तीत ऐसे करके रहता है, कोई तीत ऐसे करके रहता है, कोई तीत ऐसे करके रहता है। ठीक, तो अलग अलग तीत के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और अलग अलग टाइप्स के तीत भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसाइजर्स की। आगे के जो 4 दांत होते हैं उनको इंसाइजर्स बोल दिया जाता है। लाइन से बात करेंगे, आगे के 4 दांत, इनका काम होता है बेसिकली बाइटिंग का और कटिंग का, और इनका नंबर होता है 4। ये 4 होते हैं। कहाँ की? एक जॉ की बात हो रही है, मतलब एक साइड के माउथ की बात हो रही है, ऊपर वाले की बात कर लें अगर तो। फिर सेकेंडली बात करते हैं कैनाइंस की। कैनाइंस क्या होते हैं? कैनाइंस ये 2 नंबर में पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इनका काम पियर्सिंग, फाड़ने चीरने का रहता है। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी? प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, तो दोनों का फंक्शन भी एक ही हो जाएगा। ठीक, दोनों का फंक्शन एक ही है, क्या? चबाने का काम। ये क्या होते हैं? इनके पीछे वाले जो दांत होते हैं, देखो बाकी पीछे के जो 4 दांत रहेंगे ऐसे करके 2-2 साइड में, ये हो जाते हैं प्रीमोलर्स, और बाकी जो 3-3 ऐसे दांत होंगे इनके पीछे बड़े बड़े से, वो मोलर्स हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? मोलर्स। नहीं समझ में आया? इसमें देखो, ये आगे के जो 4 दांत हैं, देखो आगे के 4 दांत, दीज आर इंसाइजर्स। ठीक, दीज आर व्हाट? दीज ऑल आर, ये दीज आर इंसाइजर्स। फिर यहाँ पे ये वाले, फिर बगल में जो 2 हैं इनको कैनाइंस बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद कौन आते हैं? प्रीमोलर्स आते हैं। ये इसके बाद वाले जो 2 हैं ये वाले। फिर ये जो 3 बचते हैं इनको मोलर बोल दिया जाता है। ये 3, इनको अगर गम से या फिर मसूड़ों से निकाल लिया जाए, गम्स में से निकाल लिया जाए, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक, हाँ बात करते हैं किसकी? टूथ डेके की। अब टूथ डेके क्या होता है? अब टूथ डेके मतलब होता है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ लीड्स टू ग्रो ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस एसिड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इन आवर फूड विच डैमेज आवर टीथ लीडिंग टू डेके। अब समझते हैं मतलब। टूथ डेके मतलब दांत का गिरना या फिर झड़ना। अब आप कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो ठीक से ब्रश नहीं करते, तो ब्रश नहीं करते इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उनके दांतों पे बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। क्या? बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, जो कि अपने अंदर से एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक, जो कि अपने एसिड रिलीज़ करते हैं। और ये क्यों आए होते हैं? क्योंकि आपके मुंह में जो बचा हुआ खाना रहता है, लेफ़्ट ओवर फूड जो रहता है, वो इनको अट्रैक्ट करता है, इनको खींचता है अपनी तरफ। उसको खाने के लिए ये बैक्टीरिया आते हैं और ये इसमें एसिड छोड़ते हैं, जिससे आपके दांत में क्या होता है, जिसके आपके तीत में क्या होता है, डैमेज आ जाता है और फिर वो गिर जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। ठीक, अब मैंने अभी बोला था कि सलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने की वो पावर होती है, एक तरीके से सुपर पावर। ठीक, अब ये सलाइवा, अब आप कहो कि मैं क्यों मानूं, आपने बोल दिया कि सलाइवा में पावर होती है स्टार्च डाइजेस्ट करने की, पर आप क्यों मानोगे? इसलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट लाया हूँ। आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक को बोलिए तुम टेस्ट ट्यूब ए हो और तुम टेस्ट ट्यूब बी हो। ठीक, एक में बॉयल राइस डालिए, बॉयल पके हुए चावल, और दूसरे में वही पके हुए चावल थोड़ा सा चबा के इसमें डाल दीजिए। अब क्या करिए, हमको पता है कि हमारे पास कौन है, आयोडीन सोल्यूशन है, जो कि स्टार्च को फाइंड करने में मदद करता है। ठीक, कौन है? आयोडीन सोल्यूशन। अब दोनों में थोड़ा सा 3-4 ml पानी डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डाल देंगे। अब आप देखोगे कि ये पहला वाला जो होगा, ये पूरा पूरा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ब्लू और ब्लैक कलर का। पर ये जो होगा, ये नहीं हुआ होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। तो स्टार्च जब डाइजेस्ट हो गया, जब वो सिंपल हो गया और ज़्यादा, तो वो क्या होगा, उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा स्टार्च तो टूट गया अच्छे से। हाँ,
और इसमें क्या है, स्टार्च है, क्योंकि इसको आपने सलाइवा के साथ मिक्स नहीं किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे मुंह में जाते ही सलाइवा स्टार्च पे एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ देता है अच्छे से, इसीलिए उसने कोई कलर शो नहीं किया। अब अगर हम बात करें तो क्या हमारे सिर्फ माउथ में तीत ही तीत रहते हैं? नहीं, एक हमारी फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मतलब एक फ्लैशी एक ऑर्गन भी रहता है जिसको हम टंग बोलते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन रहता है जो कि आगे से फ्री रहती है और पीछे से अटैच रहती है, किस पे? माउथ के फ्लोर पे। ठीक, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यू कैन मूव इट इन एनी डायरेक्शन। ओके, अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम क्या था? तीत का काम था खाने को चबाना। अब इनका काम क्या रहता है? ये जो सलाइवा रिलीज़ होता है, ग्लैंड्स जो रिलीज़ करते हैं, उस सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ। दूसरा, ये बात करने में भी बहुत मदद करता है। अगर आप बात करते हैं तो आप देखते हो आपकी जीभ ऊपर नीचे होती रहती है। ये आपको टेस्ट करवाने में भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कुछ टेस्ट बर्ड्स जो आपके फूड का टेस्ट आपको बताते हैं। जैसे ये इतने कुछ पार्ट में आपको मीठा लगेगा, इतने कुछ पार्ट में आपको सॉल्टी लगेगा, इतने कुछ पार्ट में आपको क्या लगेगा, इतने कुछ पार्ट में आपको सार लगेगा, मैं लिख देता हूँ, इतने में आपको स्वीट लगेगा, इतने में आपको सॉल्टी लगेगा, इतने में आपको सार लगेगा, ये कुछ एरिया हैं, ठीक, और इतने में आपको बिटर लगेगा। ठीक, ये आपको खाना स्वॉलो मतलब निगलने में भी मदद करता है। ओके, अब इसी टेस्ट बड वाले कॉन्सेप्ट को और समझें तो आप एक ईयरबड लीजिए, जिसमें आप क्या करिए, कोई मीठा सा चीनी का सोल्यूशन घोल बना के अलग अलग अपने टंग के कॉर्नर्स पे अलग अलग जगह पे टच करवाइए। अब आपको क्या लगेगा, फील होगा कि आपको सिर्फ यहीं पे मीठा फील हो रहा है और कहीं मीठा नहीं फील हो रहा है। सेम आप बाकी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक, अब माउथ के बाद सेकंड जो आता है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस होती है हमारी फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसको फूड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बगल में ही एक और पाइप रहती है जिसको विंड पाइप बोला जाता है। तो इसमें से एयर जाती है, एयर पास होती है, इसलिए इसको विंड पाइप बोल दिया जाता है, और इसमें से फूड जाता है इसलिए फूड पाइप बोल दिया जाता है। ठीक, ये गर्दन से लेके हमारे चेस्ट तक पाई जाती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट गर्दन रहती है और एंडिंग पॉइंट चेस्ट रहती है। ये हमें खाना निगलने के बाद क्या करता है, ये हमारे खाने को एक मूवमेंट के द्वारा स्टमक तक पहुंचाता है, और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। बेसिकली ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को बोल दिया जाता है क्या? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक, इस मूवमेंट से क्या होता है, खाना पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, सिर्फ ईसोफेगस में नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पास होता रहता है। ठीक, क्या होता रहता है? पास होता रहता है इसी मूवमेंट के द्वारा। और जब हमारे स्टमक को लगता है कि नहीं, हमारे अगर स्टमक को लगा कि ये खाना ठीक नहीं है, तो इसी को ये एंटी मतलब रिवर्स, कौन सा? रिवर्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करेगा। ये क्या करेगा? रिवर्स वाला पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करेगा, जिससे खाना बाहर जाएगा और क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग। क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये था ईसोफेगस। एक और बार समझ लेते हैं, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ये हमारे नेक से चेस्ट तक होती है। इसमें एक मूवमेंट होती है जिससे खाना पास होता रहता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। उसको बोल दिया जाता है पेरिस्टालिसिस। इसी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और जब कभी कभी हमारे स्टमक को नहीं लगता कि ये खाना सही है हमारे
हेल्थ के लिए या फिर हमारे उसके लिए या फिर हम डाइजेशन के लिए अभी रेडी नहीं है, तो वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है और क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है और खाने को बाहर निकाल देता है। उससे क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। अब बात करते हैं स्टमक से। अब हमारा फूड कहाँ पहुँच चुका है, स्टमक पे पहुँच चुका है। स्टमक क्या होता है, स्टमक एक यू शेप्ड थिक वॉल बैग होता है। मीन्स इसकी वॉल क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक, तो अगर स्टमक के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये एक यू शेप्ड ऑर्गन रहता है, यू शेप्ड है। फिर इसके क्या है, थिक वॉल्ड बैग है। ठीक, वाइडेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, क्या है, वाइडेस्ट पार्ट। इसको खाना मिलता है इसोफेगस से। ठीक, और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, हाँ अब यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। ठीक, यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। अब इसका काम क्या रहता है, हमने फंक्शन इसका भी देख लिया। इसका फंक्शन क्या था, खाने को पेरिस्टाल्सिस के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। ठीक, और अब इसका क्या मूवमेंट, इसका क्या काम रहेगा स्टमक का, वो देखते हैं हम। इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग रहती है, अंदर लाइनिंग मतलब ये इसके कॉर्नर्स एक तरीके से बोलते हैं, तो इनकी जो लाइनिंग रहती है उसमें, उसकी लाइनिंग में स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, मतलब रिलीज़ करता है। कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस। और यही गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, इन्हीं गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव जूसेस और रहते हैं, और भी डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं। ठीक, जूस। अब काम समझते हैं। म्यूकस जो करता है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ये हमारे अंदर जो HCl है, यहाँ पे जो HCl है, ये हमारी पूरी बॉडी को जला सकता है, इतना ज़्यादा ये हार्मफुल रहता है। ठीक, इतना ज़्यादा ये फ्लेमेबल रहता है। इसलिए म्यूकस क्या करता है, ये हमारी लाइनिंग में आता है और हमारी पेट को बचाता है। ठीक, अब HCl क्या होता है, एसिड होता है। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे सार होते हैं। तो एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बना देता है जिसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। हाँ, अब एंजाइम्स की बात आ रही है तो कोई ना कोई ग्लैंड कनेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, मेनली मैंने बता दिया यहाँ पे क्या प्रोटीन का डाइजेशन होता है। HCl क्या मदद करता है, HCl एक तो एसिडिक मीडियम बनाता है और दूसरा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है जो कि खाने के साथ बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना कहाँ पहुँचा, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया, अब इसके बाद पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना। थोड़ा जान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या। ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, और ये क्या होता है, ये ऐसी कॉइल मतलब ऐसे ही मुड़ा शेप का होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इट इज़ 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करता है। ठीक, इसमें ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कौन से जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। कौन से जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करता है। इसमें और भी जूसेस आते हैं जैसे कि बाइल जूस। ठीक, अब इतने सारे जूसेस आ रहे हैं, इसमें और भी जूसेस आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आता है पैनक्रियास से, तो इतने सारे जूस आ रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबका डाइजेशन हो जाता है, मतलब जितने भी बचे बचाए न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है मैंने बता दिया क्या होता है, इसका काम क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन करने का। ठीक, अब बात करते हैं लीवर की। मैंने बताया ना, अब इसमें इतने सारे जूसेस आ रहे हैं, कोई ना कोई इसमें ग्लैंड कनेक्ट होगा, तो इससे
ग्लैंड कनेक्ट रहता है जिसका नाम है लीवर। ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इसका कलर क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पेट से थोड़ा ऊपर रहता है। क्या, हमारे पेट से थोड़ा ऊपर रहता है। इसका काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना। बाइल जूस भी एक तरीके का जूस है जो कि मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। क्या करता है ये, फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को। ठीक, इतना हमें समझ लिया। लीवर क्या करता है, लीवर को बाइल जूस सिक्रीट करता है। फिर बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इतना तो हमने समझ लिया। ठीक, अब बात करते हैं दो और ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स नहीं, बेसिकली गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर इसी लंग के पास में रहता है और ये जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, बाइल जूस निकल रहा है, इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक, अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। कौन से कलर का, क्रीम, ये वाला क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि बिल्कुल पेट के नीचे, ये जो ऐसा है ये ऐसा हो जाता है, ये जो पेट के नीचे क्रीम कलर का एक ग्लैंड पाया जाता है बिल्कुल इसके नीचे, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा काम करता है और प्रोटीन्स पे। ये इनको क्या कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये सारे जितने भी पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस भी इसी में छोड़ते हैं, बाइल जूस भी इसी में छोड़ा जाता है। तो सब चीज़ इसी में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है एक तरीके का स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर आखिर में सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड बन जाते हैं, फैट्स वो होते हैं वो फैटी एसिड बन जाते हैं या फिर ग्लाइसीरो बन जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली खाना ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है। ठीक, किसके फॉर्म में, बॉडी में हमारे खाना या फिर एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में ले ली जाती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके जो सरफेस था, मान लो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके यहाँ पे कोनों में, लाइनिंग में इस तरीके के कुछ प्रेजेंट रहते हैं शेप्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम बोल देते हैं विलई। क्या बोल देते हैं, विलई। अब इनका काम क्या होता है, ये विलई जो होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें जो ब्लड की वेसल्स होती हैं इसी से कनेक्टेड रहती हैं। मान लो ये आपकी ऐसे ऐसे विलई है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो फूड आया उसको इसने अब्जॉर्ब कर लिया, इसको सोख लिया, फिर इसी से क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसको कैरी करती हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक, अलग अलग ऑर्गन्स में। ठीक, ये तो हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, जब खाना विलई के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक, या फिर विलई अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, ये तो पढ़ लिया, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इन्हीं को, ये वाला मत याद करो, पहले वाला जो है इसमें क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स, ट्रांसपोर्टेड। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, डिफरेंट सेल्स में चला जाता है। क्या, वही जो खाना हमने खाया था, और वो फिर वो ग्लूकोज के थ्रू हमें एनर्जी मिलने लगती है। ठीक, अब जो खाना जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है खाना, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया है हमारी बॉडी, उसका क्या होगा, अब वो पहुंचता है सीधे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को वाटर की भी ज़रूरत रहती है। हमारी बॉडी किसकी भी ज़रूरत रहती है, वाटर की। तो यहाँ पे वाटर भी आ जाता है। तो वाटर क्या होता है, मान लो यहाँ से ऐसे पास हुआ, ठीक, तब जो इसके वॉल्स होते हैं ना, इसकी दीवारें जो होती हैं, बेसिकली जितना भी बचा रहता है, जितने भी हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है, इसकी वॉल्स उसको सोख लेती हैं, इसकी वॉल्स। ठीक, और जो आखिर में बच जाता है वो ऐसे करके पूरा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक, और इस पार्ट को हम बोल देते हैं रेक्टम। ठीक, और इस पार्ट को बोल देते हैं हम एनस। ठीक,
अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये एक वाइडर, मोटा, छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर लॉन्ग है ये, और वो 7.5 मीटर लॉन्ग था। इसका काम क्या है, इसलिए पानी और बाकी सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी में, और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं। फीसेस होते हैं, उनको फीसेस के फॉर्म में पास करता है। तो बेसिकली वो जो फीकल मैटर रहता है, वो जो फीसेस रहते हैं, वो यहाँ पे रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं, और फिर एनस के थ्रू टाइम टू टाइम वो क्या करते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं हमारी बॉडी से, क्योंकि अगर वो वहीं स्टोर रहेंगे तो हमारी बॉडी में जहर का काम करेंगे, टॉक्सिक फैलाएंगे। ठीक, ये तो होता है काम लार्ज इंटेस्टाइन का। अब बात करते हैं डायरिया की। अब डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे टाइम्स में वाटरी स्टूल्स, जो वाटरी फीसेस हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, वाटरी पानी वाले जो, हाँ, उस स्टेट को डायरिया बोल दिया जाता है, उस कंडीशन को। ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, सभी को हुआ रहता है, सभी को नहीं हुआ रहता, मतलब कि एक हर घर में हुआ ही रहता है, ठीक भी हो जाता है। इससे क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा पानी और सॉल्ट रहते हैं हमारी बॉडी से, वो खो जाते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इससे डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, इन्फेक्शन फैलने लगता है, और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसका सीधा सीधा इलाज है, पूरा रामबाण अगर मैं बताऊं, तो वो है हमारा ORS। ORS क्या होता है, ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सिंड्रोम। ये मदद किया जाता है हमारी बॉडी में जो पानी है उस कमी को पूरा करने के लिए। पानी की कमी अगर पूरी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेट कवर अप हो जाएगी, मतलब आप डायरिया से बच जाओगे। ठीक, एक कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे करके जो वाटरी फीकल मैटर रहता है, पानी वाला फीकल मैटर पानी के साथ बॉडी से निकलता रहता है, हाँ, और पानी की कमी हो जाती है उनको। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ORS शुड बी गिवन। अब हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। अब जो एनिमल्स जो घास खाते हैं, जैसे डियर हो गए, हाँ, जैसे ज़ीब्रा हो गए, जैसे जिराफ हो गए, ये लोग क्या करेंगे। ठीक, बेसिकली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनकी अगर इमेज हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स सुन के हमारे सबसे पहले एक सबसे कॉमन नेम काऊ, ये हमारे सामने आ जाता है कि ग्रास ईटिंग एनिमल नाम सुना है तो काउस। ठीक, काउस क्या होते हैं, इन्हीं को बोल दिया जाता है, इनका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। इनको र्यूमिनेंट्स क्यों बोला जाता है, इनको र्यूमिनेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक अलग से पेट रहता है जिसको हम र्यूमेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, र्यूमेन। इनके अंदर एक अलग से पेट रहता है जिसको हम र्यूमेन बोल देते हैं, और यही र्यूमेन क्या करता है, अब आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं, जैसे काउज होती हैं, दे यूज टू ईट अप अ होल, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लगती हैं। घास में अगर उनको ग्रेस करने के लिए छोड़ दो तो घास बहुत जल्दी जल्दी निगलने लगती हैं, निकलती हैं, और फिर उसको जल्दी जल्दी स्टोर कर लेती हैं। एक अलग से उनका एक पेट होता है, एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक होता है। ठीक, हमारे पास एक ऐसा करके एक सिंपल सा एक स्टमक होता है, पर उनके पास एक और स्टमक होता है जिसको हम र्यूमेन बोल दिया जाता है, और इसी र्यूमेन की वजह से इनको र्यूमिनेंट बोला जाता है। अब इसी र्यूमेन में वो जो खाना होता है वो आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है, आधे उसके न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, और फिर जो बाकी बचा हुआ रहता है उसको हम बोल देते हैं कड। क्या बोल देते हैं, कड। अब इसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बचा हुआ कड रहता है वो दोबारा आपके माउथ में आके छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बाकी वो च्यू करता है। मीन्स अगर काऊ को आपने देखा होगा तो आप बैठ के वो मुंह चलाती रहती है। ठीक, हाँ, तो क्यों मुंह चलाती है, क्योंकि वो जो बचा हुआ कड रहता है, वो बचा हुआ जो खाना रहता है उसको मुंह में ला के फिर वो डाइजेस्ट करती है, क्योंकि मुंह में सलाइवा रहता है। ठीक, वो डाइजेस्ट कर देता है। और अगर मैं बताऊं, एक और रीज़न है कि क्या होता है, ये लोग क्या खाते हैं, ग्रास। बेसिकली अगर हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये ग्रास ही खाएंगे, और ग्रास में प्रेजेंट होता है एक सेल्यूलोज नाम का फाइबर। ये सेल्यूलोज
हमारी बॉडी के लिए नहीं बना रहता, मीन्स हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है? एक स्पेशल सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है इन लोगों के अंदर, इसलिए ये इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। किसको? ग्रास को। ठीक। और ये कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम जो बीच में है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे एक स्पेशल सा हमारा बैक्टीरिया आएगा, जो कि मदद करेगा डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में। ठीक, ये तो होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक, अगर एक और बार समझाना चाहो तो देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं? फूड लिया, फूड गया कहाँ पे? रूमेन में। क्या करते हैं? स्वॉलो, निगल लेते हैं। अब इसी रूमेन से वापस खाना कहाँ पे आता है? माउथ में। अगर हम देखें एक तरीके से, देखो, फूड गया कहाँ से? माउथ में। माउथ से क्या गया? फूड। फिर फूड पास हुआ रूमेन में, फिर यहाँ से क्या होगा? जो कड होगा, कड वापस जाएगा कहाँ पे? माउथ में। ठीक, ये फिर यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम बात करें, फिर यहाँ से ये तो एक टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे अलग टॉपिक। अब जो ग्रास होता है, ग्रास में क्या होता है? ग्रास में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, इसको डाइजेशन के लिए कौन मदद करता है? डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया। कौन प्रेजेंट रहता है इसमें? स्पेशल बैक्टीरिया। ये तो होता है किसका? रूमिनेंट्स का, अगर हम बात करें रूमिनेंट्स। ठीक, अब एक अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब आप हमको देख रहे हो, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हाथ पैर हैं। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, मतलब दो हाथ तो दो पैर हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, पर कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और वही सारे फंक्शन करता है। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकें, सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, जिसके पास सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा है हमने ये सेल मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री है एक सेल की है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस है। क्या है? राउंड डेंस न्यूक्लियस है, और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स हैं। क्या है? बबल लाइक वैक्यूल्स, मतलब एक तरीके का छेद। ठीक, अब इनका शेप क्या करता है? वेरी करता रहता है। अब अपने खाने को पकड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, और कैसा मूव करते हैं? फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब नकली पैर मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। थोड़ा मुश्किल है पर याद करना पड़ेगा। सीडोपोडिया। अब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इनसे भी ज़्यादा छोटे, जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते या फिर दिखते हैं, इनसे भी ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खाते हैं। क्या करते हैं? सूडोपोडिया फैलाते हैं, फिर फूड पार्टिकल को लेते हैं, फिर उसको घाप मतलब एक तरीके से उसको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो अब क्या होता है? ये जो छेद होता है, ये जो वैक्यूल रहता है, इसके अंदर खाना फंस जाता है, और फिर
अंदर से ये सिक्रीट करता है क्या, अपने जूसेस, और फिर उनको सिंपल कर लेता है। ठीक, कोई भी मतलब एनिमल इतना मतलब पूरा होल एज अ होल खाना नहीं खाता, उसको सिंपल सब्सटेंस बनाना ही पड़ता है। ठीक, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि खाने को सिंपल बना के उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेना। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन होगा। हाँ, और क्योंकि लाइफ प्रोसेस हमें बहुत सारी यूज़ करनी है, हमें रिप्रोड्यूस करना है, हमें पढ़ना है, हमें अपनी बॉडी को और ज़्यादा हेल्दी बनाना है। और फिर जो खाना है जो अनडाइजेस्टेड रहेगा वो बाहर चला जाएगा वैक्यूल से। समझते हैं, चलो इनका भी केस समझते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम अमीबा की। ठीक, ये एक अमीबा है, इसके बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, और ये बाहर खाना है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अभी इस तरीके का कुछ होने लगेगा। मीन्स ये जेली टाइप का रहता है, ये कैसे भी हो सकता है। अब ये देखो, ठीक, ये इस तरीके का कुछ होने लगेगा। अपना शेप चेंज करेगा, और फूड आप देख रहे हो धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, उसको इनगल्फ मतलब निगले जा रहा है। और एक टाइम आएगा जब खाना कहाँ रहेगा, इसके अंदर। ठीक, खाना क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा, और फिर जो खाना होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो बच्चा रहेगा वो ऐसे करके कुछ ऐसे करके यहाँ पे वैक्यूल रहेगा, फिर वहाँ पे बाहर क्या करेगा, उसको निकाल देगा जो अनडाइजेस्टेड रहेगा। ठीक, ये तो बात कर ली हमने किसकी, अमीबा की। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, फॉल्स फीट अपनाया। क्या किया, फॉल्स फीट किया, या फिर सीडोपोडिया किया, सीडोपोडिया। फिर यहाँ पे फूड को ट्रैप कर लिया, फूड को ले लिया अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो फूड ट्रैप हो गया, फिर डाइजेस्टिव जूसेस को निकाला, फिर यहीं पे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, फिर ठीक एसिमिलेशन कर लिया, सब कर लिया, एनर्जी पहुँचा ली, और फिर जो बचा था उसका भी क्या कर लिया, यहाँ पे इजेशन प्रोसेस कर लिया, मतलब जो अनडाइजेस्टेड था जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए उसको बाहर निकाल दिया। तो ये तो था अमीबा का मोड ऑफ फीडिंग, कैसे वो खाना खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर था, एक वन शॉट वीडियो थी। सो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।